Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 इसके क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में हमें भरना है। तो पहला है वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर नेम द स्ट्रगल ऑफ 1857 एज। उन्होंने 1857 के स्ट्रगल को क्या नाम दिया था? तो आंसर है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकेंड है डैश यूनाइटेड द रामोशीज टू रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। रामोशीज जो कि ट्राइब है, उनको किसने ब्रिटिश से रिबेल करने के लिए जो है वो यूनाइट किया था? तो उसका जवाब है उमाजी नायक। थर्ड है आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 द पोस्ट ऑफ डैश वाज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अफेयर्स को देखने के लिए 1857 के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश में कौन सी पोस्ट क्रिएट की गई थी? तो उसका नाम है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नंबर 4 डैश वाज द गवर्नर जनरल हु एनेक्स द प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को जिसने एनेक्स किया था उसका नाम था लॉर्ड डेलहाउजी। लॉर्ड डेलहाउजी यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रीजन। गिव रीजन है। पहला द पैकाज मेड आर्म्ड रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश, और पाइकाज भी पढ़ते हैं, पैकाज भी पढ़ते हैं। पेज नंबर 15 पे इसका आंसर है। तो आइए पेज नंबर 15 पे चलते हैं। देखिए यहां पर डू यू नो में है फ्रॉम मिडिवल टाइम्स। मिडिवल टाइम से देर वॉज अ सिस्टम ऑफ पैकाज एग्जिस्टिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा में ये सिस्टम चला आ रहा है। द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वर नोन एज पैका। पैका बोलते हैं किसको है? अलग अलग राजाओं की जो स्टैंडिंग आर्मी होती है उन्हें पैका कहा जाता है। रेंट फ्री लैंड्स वर ग्रांटेड टू देम फॉर कल्टीवेशन बाय द किंग। अब क्योंकि ये स्टैंडिंग आर्मी बनते हैं राजा के लिए, तो बदले में राजा जो है वो इन्हें ऐसी जमीन रहने के लिए देता है जिसपे कोई रेंट नहीं होता और वहां वो कल्टीवेशन भी करते हैं। द पैकाज अर्न देयर लिवलीहुड थ्रू इट। उसी से इनका लिवलीहुड रोजी रोटी चलती है। इन रिटर्न दे वर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग साइड इन केस ऑफ इरप्शन ऑफ वॉर। इरप्शन ऑफ वॉर यानी अगर वॉर कभी हो जाए तो जमीन के बदले में इस ग्रुप को क्या करना पड़ता था? राजा के लिए स्टैंडिंग आर्मी का काम करना पड़ता था। इन 1803, लेकिन 1803 में क्या हुआ? द इंग्लिश कॉन्कर्ड उड़ीसा। उड़ीसा पे अंग्रेजों का कब्जा हुआ। दे टूक ओवर द हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड्स ग्रांटेड टू द पैकास। पैकास को जो ये जमीन विरासत में मिली थी ये उन्होंने ले ली। दिस मेड द पैकास एंग्री, जिससे वो एंग्री हो गए और उन्होंने रेबिलियन कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट गिव रीजन है हमारा देर वॉज डिसकंटेंट अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉइज। हिंदू और मुस्लिम सिपॉइज के अंदर डिसकंटेंट था, डिससेटिस्फेक्शन था। इसका आंसर है पेज नंबर 16 पे। तो आइए पेज नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए यहां पर इमीडिएट कॉज इसका आंसर है। इन 1856 द ब्रिटिश प्रोवाइडेड लॉन्ग एनफील्ड राइफल्स टू द इंडियन सिपॉइज। 1856 में ब्रिटिश ने भारतीय सिपाहियों को लॉन्ग राइफल प्रोवाइड की। द सिपॉइज वर रिक्वायर्ड टू बाइट द एंड ऑफ द कार्ट्रिज। ये जो गोली होती थी जो इस बंदूक में लगाई जाती थी, इस राइफल में लगती थी, उसका जो एंड होता था वो सिपाहियों को अपने दांत से तोड़ना पड़ता था। द न्यूज स्प्रेड आउट दैट दीज कार्ट्रिज वर स्मियर्ड इन द फैट्स ऑफ काउ एंड पिग। एक न्यूज फैल गई कि ये जो कार्ट्रिज है इसको स्मियर किया गया। स्मियर्ड का मतलब होता है कोट किया है, ग्रीस कोटेड, ग्रीस कोटिंग इसके ऊपर चढ़ी हुई है, जो ग्रीस कोटिंग काउ और पिग की चर्बी से बनती है। ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सिपॉइज वर हर्ट। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है और मुस्लिम्स के लिए जो पिग है वो खाना जो है वो हराम है। तो सिपॉइज वर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी। इसलिए सिपाही जो है वो हर्ट हुए और वो अनहैप्पी हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गिव रीजन क्या है। नेक्स्ट यहां पर है द इंडियन सिपॉइज कुड नॉट कीप स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इंडियन सिपाही ब्रिटिश आर्मी के सामने नहीं टिक पाए। पेज नंबर 17 एंड 18। पेज नंबर 17 एंड 18 पे इसका आंसर है। देखिए यहां से है
सेकेंड का थर्ड। द इंडियंस होल हार्टेडली फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश, पूरे दिल से भारतीय जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ या ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़े, जिसमें इंक्लूडिंग सोल्जर्स, जमींदार्स, किंग्स, कमांडर्स एंड कॉमन पीपल, ये सारे लोग इसमें थे। द इंडियन सिपाही स्टार्टेड द फ्रीडम स्ट्रगल बिफोर द फिक्स टाइम, लेकिन इंडियन सिपाहियों ने क्या किया था, ये फ्रीडम स्ट्रगल एक फिक्स टाइम के पहले ही शुरू कर दिया था। इनिशियली दे सक्सीडेड, शुरू में तो इंडियन सिपाहियों को सक्सेस मिली, बट मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वास्ट, लेकिन ब्रिटिश लोगों की मिलिट्री भी ज्यादा थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था, इसलिए द ब्रिटिश क्रश डाउन द स्ट्रगल बाय ऑल मीन्स, इसलिए हर तरह से ब्रिटिश ने इस स्ट्रगल को क्रश कर दिया। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। इसके बाद नंबर 4, आफ्टर द स्ट्रगल इंडियन आर्मी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के बेसिस पे इंडियन आर्मी को डिवाइड कर दिया स्ट्रगल के बाद। इसका आंसर है पेज नंबर 19 और 20 पे। तो आइए चलते हैं 19 और 20। देखिए यहां पर चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज्ड इन द आर्मी, ब्रिटिश सोल्जर्स को आर्मी में बढ़ा दिया गया, पहले कम थे। इंग्लिश ऑफिसर्स वर प्लेस्ड एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे वहां अब इंग्लिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश, यानी जो भी हथियार तोप ये सब था वो ब्रिटिश के हाथ में चले गया, यानी किसी इंडियन को नहीं देते थे वो। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, कास्ट के अंदर मिलिट्री बेस पर डिवीजन होने लगा। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इस बात का पूरा ध्यान दिया गया कि इंडियंस दोबारा से यूनाइट होकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई भी रिबेल या कोई भी विद्रोह जो है वो नहीं कर सके दोबारा से। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5th है, द ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश लोगों ने इंडियन इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे टैक्स लगाए। इसका आंसर पेज नंबर 16 पे है। आइए पेज नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए यहां पर इकोनॉमिक कॉजेज में जो हाईलाइटेड है बस उतना भी लिखेंगे तो चलेगा। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू रेवेन्यू सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम, ब्रिटिश लोगों ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए नया रेवेन्यू सिस्टम लगाया। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वॉज द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश की पॉलिसी थी कि भारत में अपनी चीजों को बेचना और प्रॉफिट कमाना। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज, लोकल इंडस्ट्री पे उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू किया। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर र्यून, जिससे इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से र्यून्ड हो गई या खराब हो गई, बर्बाद हो गई। मैनी इंडियन आर्टिजन्स बिकेम अनएम्प्लॉयड, और बहुत सारे भारतीय आर्टिस्ट जो थे वो सब अनएम्प्लॉयड हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गिव रीजन कंप्लीट हुए, अब है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। पहला, व्हाट वर द सोशल कॉजेज बिहाइंड द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के स्ट्रगल के पीछे सोशल कॉजेज क्या थे, पेज नंबर 16 पे इसका आंसर है। आइए पेज नंबर 16 पे चलते हैं। देखिए यहाँ 3 का फर्स्ट लिखा है, द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफियरिंग इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, इंडियंस को ये लगा कि अंग्रेज जो है वो हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन और हमारे रस्म रिवाज में जो है वो इंटरफियर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ दिया है सती प्रोहिबिशन, विडो रीमैरिज एक्ट। सती प्रोहिबिशन तो आप जानते ही होंगे, सती का जो प्रथा थी कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था, तो इसको ब्रिटिश लोगों ने प्रोहिबिट किया, बंद किया। विडो रीमैरिज और विधवाओं की दोबारा शादी की जाए ऐसा एक्ट बनाया। वर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये दोनों काम ब्रिटिश ने सही किए, बट द इंडियंस थॉट दैट इट इज एन इंटरफेरेंस इन देयर लाइफस्टाइल एंड हेंस दे वर डिससेटिस्फाइड, लेकिन इंडियंस को ये लगा कि ब्रिटिश जो है वो हमारे लाइफस्टाइल में इंटरफेयर कर रहे हैं, इसलिए वो लोग इस नए कानून से या ब्रिटिश के इंटरफेयर से जो है वो डिससेटिस्फाई थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाई डिड द इंडियंस फेल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, 1857 के स्ट्रगल में इंडियंस क्यों हारे, पेज नंबर 19 पे। देखो यहां पर ये जो हाईलाइटेड है, द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, उसके क्या रीजंस थे। पहला रीजन,
द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया। ये स्ट्रगल पूरे देश में एक साथ शुरू नहीं हुआ था, तो ब्रिटिश लोगों को टाइम मिल गया आराम आराम से हर जगह पे स्ट्रगल को क्रश करने का। दूसरा, देयर वाज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अगेंस्ट द ब्रिटिश या ब्रिटिश से लड़ने के लिए कोई एक कॉमन लीडर नहीं था। ड्यू टू दिस देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसापन नहीं था इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। इसलिए ब्रिटिश के से लड़ते वक्त एक जैसेपन से नहीं लड़ पाए, कोई एक लीडर नहीं था, सबके अलग अलग लीडर थे, सब बटे हुए थे। थर्ड पॉइंट, द प्रिंसेस ऑल्सो वर सफरिंग। प्रिंस लोग जो थे वो भी सफर कर रहे थे, बट एक्सेप्ट अ फ्यू, लेकिन कुछ को छोड़ के अदर्स रिमेन फेथफुल टू द ब्रिटिश। कुछ ही प्रिंस ऐसे थे जो इस स्ट्रगल में लड़े, बाकी सारे ब्रिटिश लोगों से ही फेथफुल रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक्स। इंडियन सोल्जर्स वर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक। उनके पास टेक्निक्स नहीं थे, टैक्टिक्स नहीं थे। द इंडियन रिबेल्स हैड लिमिटेड आर्म सप्लाई। उनके पास हथियार भी कम थे। ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाहीज कुड नॉट सक्सीड। और ये सब वजह थी जिसकी वजह से वो लोग सक्सीड या सक्सेसफुल नहीं हो पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है नंबर 3, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, पेज नंबर 19 और 20। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक सवाल ये भी पढ़ रहा हूँ, व्हाट वर द चेंजेस इन ब्रिटिश पॉलिसी आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश पॉलिसी में क्या चेंजेस हुआ, ये आंसर इस थर्ड के अंदर इंक्लूड है, इसलिए मैं आपको थर्ड बताऊंगा, साथ ही साथ ये फोर्थ भी हो जाएगा। तो फोर्थ कहाँ से कहाँ तक है वो भी बता दूंगा। तो 1920 पे आंसर है। आइए पेज नंबर 19 और 20 पे देखिए, यहाँ कॉन्सिक्वेंस में यहाँ से जो ग्रीन में अंडरलाइन है ये सब आपको लिखना है। द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। उनको 1857 का स्ट्रगल फेस करना पड़ा। It forced the British Parliament to end the rule of the company and instead take over the responsibility of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858। यानी इस स्ट्रगल के बाद, 1857 के स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश लोगों को फोर्सफुली जो है वो कंपनी का राज्य यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज हमारे देश में था वो खत्म करना पड़ा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अकॉर्डिंगली हमारे देश को नए तरीके से रूल करना उन लोगों ने स्टार्ट किया। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वींस प्रोक्लेमेशन। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया। क्वीन विक्टोरिया ने एक एड्रेस किया, भारत के लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने ऑल इंडियंस आर आवर प्रोजिनी, प्रोजिनी मतलब चाइल्ड, सारे भारतीय हमारे बच्चे हैं, ऐसा उन्होंने उस अनाउंसमेंट में बोला। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन। henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste और birth place। क्वीन ने ये बोला कि सारे भारतीय हमारे बच्चे हैं, इसलिए हम उन्हें रेस, रिलीजन, कास्ट या बर्थ प्लेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे। गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट। गवर्नमेंट के जो काम है वो मेरिट बेसिस पे मिलेंगे, जिसके अंदर कैपेसिटी है जो मेरिट बेसिस पे उनको दिया जाएगा। देयर विल बी नो इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर। धर्म के मामले में हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ जो ग्रीन में अंडरलाइन है वही लिखिए, यहाँ से जो है वो आपके फोर्थ का भी आंसर है। देखिए नहीं यहाँ से नहीं, सॉरी आगे आएगा, ये ग्रीन में अंडरलाइन थर्ड पॉइंट। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द आर्मी। आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया गया। उसके बाद यहाँ से आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। हथियार, तोप ये सब ब्रिटिश के पास ही रहे। प्रॉपर केयर वॉज टेकन टू अवॉइड इंडियंस टू यूनाइट एंड रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। पूरा ध्यान दिया गया कि इंडियंस दोबारा से यूनाइट होके ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवोल्ट ना कर सके। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये थर्ड के फोर्थ का आंसर है, ये जो पूरा हाईलाइटेड आपको दिख रहा है वो, और इसको आपको कॉन्सिक्वेंस में भी ऐड करना है, यानी थर्ड के थर्ड में भी कंटिन्यू चल रहा है। ग्रीन अंडरलाइन जो है ये थर्ड का थर्ड है और हाईलाइटेड जो है वो थर्ड का फोर्थ है, तो ये दोनों आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन। ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आज के बाद भारतीयों के सोशल यानी समाजी और रिलीजियस यानी धार्मिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। लेकिन उन्होंने भारतीयों के दिमाग को पॉल्यूट करना शुरू किया, उनके अंदर कुछ बातें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की मदद से पैदा करना शुरू की, मतलब उन्होंने देश को बांटना जो है वो शुरू कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की मार्किंग और एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सारे आंसर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।